So, hello everyone. Welcome to the next lecture of units and dimensions. So, this is probably going to be the last lecture on units and dimensions. So, पिछले लेक्चर में हमने कुछ बातें की थी कि हाउ टू डिराइव पिछले लेक्चर को रिकैप कर देते हैं, ठीक है। सो हमने बात की थी कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं किसी भी चीज़ का। सो डायमेंशनल फार्मूला वी टॉक्ड अबाउट इट एंड वी टॉक्ड अबाउट how to use this dimension formula, how to use them. Okay, so how to use this dimensional formula, तो हम किसी भी एक्सप्रेशन को डायमेंशनली वो करेक्ट है कि नहीं उसके लिए यूज कर सकते हैं। और मैंने एक यूज मिस कर दिया था उस लेक्चर में, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट वन यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज बेसिकली हाउ टू डिराइव अ पर्टिकुलर फॉर्मूला। लाइक वी कैन टू सम एक्सटेंड, ठीक है, एक्सटेंड डिराइव फॉर्मूलाज। अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। सो वी कैन टू सम एक्सटेंट डिराइव अ फॉर्मूला, ठीक है, यूजिंग दिस डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशनल जो कॉन्सेप्ट है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे बेस क्वांटिटीज के पावर्स के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सो वी कैन डू दैट एंड तो हम इसके बारे में बात करेंगे। Okay, so let's first talk about this, then I list down the topics we are going to learn today and then one by one we'll go through them. Okay, all right, let's do it. So मतलब अभी तक तो हमने जान लिया है कि डायमेंशंस क्या होती हैं, यूनिट्स क्या होती हैं, उनका यूज क्या है, फिजिक्स के बारे में हमने जान लिया है पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। काफी कुछ हम फिजिक्स फिजिक्स सीखना ने स्टार्ट कर दिया लगभग, ठीक है, रियल फिजिक्स सीखना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायमेंशंस का यूज क्या है, व्हाट आर द यूज ऑफ दीज डायमेंशंस। तो हमने पहले बात की थी कि कोई भी, मैंने एक एग्जांपल लिया था x इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ओके, अब ये एक्सप्रेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। ओके, लेट्स रन दिस एंड लाइक दिस, या सो हाँ, ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। आप पॉज करो वीडियो को और इसको एक बार वेरीफाई करो कि इज दिस फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो हमने इस पे बात कर रखी थी, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे बात कर रखी थी, हाउ टू चेक इफ एनी एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और रॉन्ग। दैट एक्सप्रेशन माइट बी डायमेंशनली करेक्ट बट नॉट एट ऑल करेक्ट, एंटायरली करेक्ट नहीं हो सकता है या हो भी सकता है, हम उसकी कोई गारंटी दे सकते यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू डिराइव एन एक्सप्रेशन, मतलब हम कुछ चीजों को एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं गिवन सम कंडीशंस एंड सम असम्पशंस एंड सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम एक स्ट्रिंग है, इस पे एक पेंडुलम है, ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ को L मान लेते हैं अभी के लिए, और पेंडुलम है, इसका मास m मान लेते हैं, ठीक है। सो लेंथ L है, मास m है, और ठीक है, और इसका जो ग्रेविटी लग रही है, अर्थ है तो g लग रहा है नीचे, ठीक है। सो इफ आई डिस्प्लेस दिस पेंडुलम बाय सम अमाउंट, ठीक है, if I kind of displace it by some angle, let's say I bring it here and if I leave it, so will this depend on this theta? ये थीटा पे डिपेंड करेगा, इस जितने एंगल से मैं लाऊंगा उस पे डिपेंड करेगा। मतलब मैंने अगर इतनी 30 डिग्रीज लाया था, उसका टाइम पीरियड कुछ अलग होगा। टाइम पीरियड इज बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड इट कम्स बैक टू हियर, ठीक है। किसी भी मतलब कोई भी आप पर्टिकुलर पोजीशन पकड़ लो और उस पोजीशन पे दोबारा कब आता है तो उसमें जो टाइम लगता है उसको, दैट इज द टाइम पीरियड। अभी के लिए इतना जान लो। तो मैंने इसको यहाँ पे डिस्प्लेस किया और फिर यहाँ से छोड़ दिया, रिलीज किया इसको, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो अब इसका टाइम पीरियड निकालेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। अब मैं देता हूँ टाइम पीरियड को t से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने कुछ चीजें बोल दी हैं, अब देखो मैंने जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बारे में बात की थी वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट यूज करना है और बाकी चीजें नहीं करनी। ये जो टाइम पीरियड है, मैंने बोल दिया कि दिस डिपेंड्स ऑन मास m, दिस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच इज l, एंड दिस डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा। सो मैंने थीटा को कंसिडर नहीं किया अभी। And this depends on the mass m, g, l and the acceleration due to gravity g। इन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। दिस इज एक्सीलरेशन। देखो मैंने क्या बोला, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मैंने कल बता के रखा था आपको एक चीज बताई होगी
कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, किसी भी फॉर्म में हो, मतलब आपको जी के फॉर्म में देख रहे हैं, फिर एक्सेलरेशन ए के फॉर्म में देख रहे हैं, तो उसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। और मैंने एक्सेलरेशन ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बताया था, पॉज करो वीडियो को, याद करो, अगर नहीं याद आता है तो प्रूव करो। एल टी माइनस टू, ठीक है, ये बताया था एल टी माइनस टू। सो जी है, ठीक है, एम एल और जी पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड। तो मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि t is equal to some k times, k is a constant which is dimensionless, it doesn't have any dimensions, और ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी आपसे नहीं पूछूंगा, बस आपको पूछूंगा कि m की पावर में क्या आएगा, l की पावर में क्या आएगा और g की पावर में क्या आएगा इस टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन में जब हम फाइनल निकालेंगे। तो हमको तो नहीं पता, तो क्या करते हैं मैथ में, सपोज करते हैं m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड g टू द पावर c, अज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे t है, t, अब इसका डायमेंशन लिखते हैं। अब मैंने ये बोला है सबसे पहले डायमेंशनली करेक्ट एक्सप्रेशन होना चाहिए, और अगर ये डायमेंशनली करेक्ट एक्सप्रेशन है मतलब इधर की जो डायमेंशन है, एलएचएस की जो डायमेंशन है और आरएचएस की डायमेंशन जो है वो मैच करनी चाहिए, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल एक्सप्रेशन सेम होना चाहिए। तो इस लाइक अगर अपन एलएचएस की बात करें तो एलएचएस में जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है, t टू द पावर 1, टू बी प्रिसाइज, m की पावर 0 है, m टू द पावर 0 है, l टू द पावर 0 बाकी इज इक्वल टू k को हटा देते हैं, बिकॉज k को क्यों सीन से हटा रहे हैं, k को सीन से इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि k जो है हमारा मतलब k, ये बाद में डिराइव करेंगे हम, ठीक है, बाद में जब अपन फिजिक्स में काफी आगे बढ़ जाएंगे। तो k की कोई डायमेंशन नहीं है, तो k को हमने अकेला छोड़ दिया, k को बोला भाई तुम किसी काम के नहीं हो, यू कैन लीव। ओके, सो नाउ वी हैव m टू द पावर a, m को m का तो क्या होता है, e होता है, l की डायमेंशंस क्या होती है, l ही होती है, सो l टू द पावर b। ओके, नाउ g पे आते हैं, g इज ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेसिकली कहते हैं इसको। अब इट इज एन एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती है, lt माइनस टू, तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे l इंटू टी टू द पावर माइनस टू, इसकी पावर क्या है c, हमने अज्यूम किया है c है, मान लेते हैं कि जी स्क्वायर होता है जी क्यूब होता है, तो सी की वैल्यू वैसे ही चेंज हो जाएगी, तो हमें अभी नहीं पता जी स्क्वायर हो गया, जी क्यूब हो गया, जी होगा, सो वी अज्यूम्ड इट टू बी सी। अब हम ए और बी और सी की वैल्यूज निकालेंगे। अब बताते हैं कि अब क्या होगा। नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज, सो हियर वी हैव, देखो यहाँ पे m नहीं है, अब थोड़ा सा अलग सा लिखते हैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, m टू द पावर 0, किसी भी मतलब m टू द पावर 0 इज बेसिकली 1 इंटू l टू द पावर 0 इंटू t टू द पावर 1, और यहाँ भी m l t है, बाकी चीजों को मैं 0 नहीं लिख रहा हूँ, मतलब मैं बाकी बेस क्वांटिटीज जो शार्प बचे उनको भी पावर 0 लिख के मैं लिख सकता हूँ, बट दे आर नॉट नीडेड फॉर नाउ, ठीक है। सो हमने लिखा m टू द पावर a उसी ऑर्डर में, l टू द पावर b, l टू द पावर b प्लस c, सो b प्लस c क्यों, देखो l टू द पावर b तो यहाँ है ही अपने पास एक, और c भी यहां से आएगा, जब यहां मल्टीप्लाई होगा मतलब अंदर आएगा ब्रैकेट तोड़ के अंदर है, l टू द पावर c हो गया, और हमने क्या यूज किया, वो वाला फॉर्मूला सम ऑफ पावर्स, ठीक है, मतलब a टू द पावर x प्लस a टू द पावर y इज a टू द पावर x प्लस y, ये मैं दोबारा बता रहा हूं, उसके बाद नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, ठीक है। सो दिस इज द सम ऑफ पावर्स, सो m टू द पावर l टू द पावर क्या हो गया b प्लस c इंटू क्या हो गया t टू द पावर माइनस 2c, ठीक है भाई, आ गया फॉर्मूला अपने पास। क्या आ गया फॉर्मूला, a को देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे a है और कुछ है, तो a इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए इसके हिसाब से। यहाँ देखो b प्लस c है, यहाँ 0 है, तो b प्लस c शुड बी 0, ओके, ऑलराइट, गॉट इट। और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 2c है, मतलब माइनस 2c मस्ट बी इक्वल टू 1। इसको पूरा सॉल्व करो पॉज करके, 10 सेकंड लगेंगे। a तो अपने पास 0 आ गया है और b प्लस 0 है, यहां से c कितना आ गया, c इक्वल टू क्या आ गया, माइनस हाफ की वैल्यू b प्लस c में पुट करोगे तो b कितना आ जाएगा, हाफ। ओके, सो हमारे पास आ गया है, तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। क्या क्या आ चुका है हमारे पास, a इक्वल टू 0 आ चुका है, b इक्वल टू कितना आ गया है, हाफ, एंड c इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये भी एक यूज है डायमेंशंस का, तो मैं आपको बता दें एग्जांपल देके। सो बेसिकली अपने पास जो आ चुका है t इज इक्वल टू टाइम पीरियड जो होगा इसका
विल डिपेंड ऑन के। के अब ये अननोन है, के आपको के इज अ कांस्टेंट जो अननोन है, आप उनको नहीं पता। m टू द पावर 0, m टू द पावर 0 मतलब 1 नहीं लिखेंगे। और क्या बचा है l टू द पावर b, तो l टू द पावर b मतलब l टू द पावर 1/2 इनटू g है, g टू द पावर किसका c, c क्या है अपने पास माइनस हाफ, तो माइनस हाफ यहां लिख दिया आपने। ये कितना आ गया k इंटू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं l डिवाइड बाई g, और ये पूरा अंडर रूट में है। सो ये काफी फेमस एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन से आप एक चीज नोटिस करो कि m तो कहीं सी में आया ही नहीं, मैंने अज्यूम किया m इसका मास है, बट m सी में है ही, मतलब m कुछ भी ले लो आप, 1 kg का पेंडुलम ले लो, 500 ग्राम्स का पेंडुलम ले लो, 1 kg का पेंडुलम ले लो, अनलेस इसकी l में चेंज आता है उसके वेट की कारण से, हम मान लेते हैं कि ये जो आइडल स्ट्रिंग है और इसमें मतलब इसके वेट की कारण से कोई l में चेंज नहीं आता है, तो उस केस में m पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन m, द टाइम पीरियड इज t इक्वल टू k अंडर रूट l बाई g, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अर्थ पे आप कहीं भी जाए, g तो कांस्टेंट है ही, g कांस्टेंट है, मतलब लेंथ पे डिपेंड करेगा सिर्फ टाइम पीरियड, लेंथ जितनी ज्यादा होगी टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा होगा, बिकॉज टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। ओके, सो जितना बड़ा अपन स्ट्रिंग लेंगे उतना ज्यादा उसका टाइम पीरियड होगा। डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द पेंडुलम, डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट अभी हम अज्यूम करें कि वो कांस्टेंट होती है आपके सरफेस पे, आप कहीं भी चले जाओ तो ठीक है। तो ये अच्छा ऑब्जर्वेशन है, अगर आपने ऑब्जर्व करने वाली स्किल्स आपकी अपनी बढ़ाई होंगी या फिर चीजें होंगी, तो मतलब ऐसे ऑब्जर्वेशन लगता नहीं कि एम पे डिपेंड नहीं कर रहा, बट जस्ट थिंक कि एम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और हमने अज्यूम किया था कि एम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप अगर गलत भी assumptions ले लोगे, गलत assumptions ले लोगे, फिर भी आपको लगभग सही सोल्यूशन मिल जाएगा यूजिंग मैथ्स कभी आपको गलत सोल्यूशन नहीं देगी। आप फिर अगर मतलब गिवन दैट कि आपने गलत assumption ले लिया है स्टार्टिंग में, फिर भी और आपने गलत assumption ले लिया और कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, मतलब आपका assumption ही गलत है, देयर इज नो सोल्यूशन। ओके, सो एक यूज मैंने ये जो बच गया था पिछले लेक्चर में, वो मैंने यहाँ पे बता दिया। एक और यूज बता देता हूँ आपको, ठीक है, वो उस पे क्या क्वेश्चंस बच जाते हैं, उस पे 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, आ भी सकता है, काफी इजी लगता है, और उस टाइम पे आपने एक बार भी गो थ्रू ना किया हो उस कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट तो नहीं कहूंगा, बेसिकली जस्ट एक जुगाड़ है, ठीक है। तो उस चीज से आप अगर गो थ्रू नहीं करोगे तो आप उस टाइम पे वो क्वेश्चन को 1-1.5 मिनट में सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो एक होता है कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, तो ये अपन ने पढ़ ही लिया अभी, जो पढ़ गए अपन कि कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब कुछ चीज दे रखी है, अपन को कुछ असम्पशंस ला रखे हैं और अपन को बोल रखे हैं इन चीजों पे ये डिपेंड करती है, तो आप उसका फॉर्मूला निकाल के दिखाओ बस। अब दूसरा है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठीक है, इस पे बात करेंगे अपन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो बेसिकली लेट्स से देखो अलग अलग टाइप की यूनिट्स होती हैं, मतलब एक एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट्स जिनमें सारी एसआई यूनिट्स होती हैं सारी लगभग, ठीक है। एक सीजीएस सिस्टम होता है जिसमें सेंटीग्राम सेकंड आ जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम कि 1 न्यूटन है अपने पास, 1 न्यूटन को सीजीएस यूनिट्स में 1 न्यूटन इज हाउ मेनी न्यूटन्स, हाउ मेनी इन सीजीएस टाइम्स, लाइक लेट्स से कि 1 मीटर इज व्हाट 100 सेंटीमीटर्स, ये होता है। सो वैसे जो 1 न्यूटन है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ सीजीएस इन सीजीएस फॉर्म, अगर उसकी जो सीजीएस यूनिट होती है उसमें 1 न्यूटन कितना होगा। अब इसको अपन डायमेंशंस का यूज करके करेंगे। डायमेंशंस का यूज कैसे करेंगे, आई विल शो यू इन वन ऑफ द एग्जांपल्स। इसी यही एग्जांपल लेंगे कि 1 न्यूटन इज हाउ मेनी मतलब हाउ मेनी न्यूटन्स इन सीजीएस सिस्टम। ओके, बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, not how many newtons, but how many what is the magnitude of CGS system which is equal to 1 newton. So 1 newton is basically what, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। 1 newton is what is the measure of force का डायमेंशनल फॉर्मूला फिर से लिखता हूँ, which is m l t minus 2, ठीक है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया फोर्स का, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, उससे आप निकाल लोगे। देखो मास इनटू एक्सीलरेशन, m इनटू lt माइनस 2 एक्सीलरेशन, ठीक है। मतलब जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे निकलता है चीजें, मतलब आपको एक बार याद हो जाएंगे तो फिर वो भी सही है। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू एसआई यूनिट्स में देखो मास क्या होता है 1 kg,
सो बेसिकली दिस इज 1 kg, kg एक ही है, इनटू व्हाट लेंथ है, लेंथ की कितनी होती है 1 मीटर, इनटू व्हाट t माइनस टू, t माइनस टू का मतलब क्या है 1 सेकेंड टू पावर माइनस टू, ठीक है, इससे बात कर लेते हैं। सो बेसिकली ये हो गया। अब सीजीएस में क्या होता है 1 सीजीएस, ठीक है, सीजीएस में क्या होता है सेंटीग्राम्स एंड सेकेंड, सेंटीमीटर लेंगे इसमें, इसमें ग्राम लेंगे, तो दिस इज 1 सीजीएस इक्वल टू 1 ग्राम इनटू क्या हो जाएगा 1 सीजीएस मतलब बेसिकली न्यूटन, मतलब फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब फोर्स की जो सीजीएस सिस्टम में यूनिट्स होगी उसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो गया 1 ग्राम, देखो इस सी का मतलब होता है सेंटी, ठीक है, इसका मतलब होता है ग्राम, इसका मतलब होता है सेकेंड। अब बोलोगे सर सीजीएस क्यों बोल रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है 1 सेंटीग्राम सेकेंड। तो देखो एम आता है तो एम का 1 ग्राम ले लिया, मतलब बेसिकली 1 ग्राम ले रहे हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे ग्राम यूज हो रहा है। और फिर क्या आ गया एल आ गया, एक एल आया है, एल के पास स्क्वायर या क्यूब कुछ नहीं है, तो 1 ग्राम ले लिया और 1 सेंटीमीटर ले लिया, इनटू क्या ले लिया अपन ने सेकंड का सेकंड ही रहने दिया, ठीक है, सेकंड का अपन ने सेकंड ही रहने दिया, ठीक है। अब थोड़ा ऊपर आते हैं, इसको मैं हटाऊंगा नहीं क्योंकि इसका थोड़ा यूज आएगा आपको, ठीक है, इसको मैं नहीं हटा रहा हूं। ओके, तो बात करते हैं कि 1 न्यूटन और 1 सीजीएस में क्या डिफरेंस होगा। तो 1 न्यूटन अपॉन 1 सीजीएस कर देते हैं, मतलब कोई भी चीज किसके कितने टाइम्स है उसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। सो दिस वुड बी बेसिकली व्हाट 1 kg इंटू 1 मीटर इंटू 1 सेकेंड टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय इसके किसके डिवाइडेड है 1 ग्राम। अब मैं m को एक बार में ले रहा हूं, एक ब्रैकेट में ले रहा हूं ताकि आपको डिवाइड करना आसान होगा, ठीक है, इंटू 1 सेंटीमीटर, ओके, इंटू 1 सेकेंड टू द पावर माइनस 2, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं अपन। तो अभी क्या हो गया, देखो अभी देखो बताता हूं, 1 kg कितना 1000 ग्राम होता है, 10 टू द पावर 3 यहां आ गया अपने पास। 1 मीटर अपॉन 100, 1 सेंटीमीटर क्या होगा 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, कैसे कर रहा हूं बताऊंगा अभी। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर्स, 100 लिखा 100 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर गॉट कैंसिल्ड 100, ओके। सो 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर 2, 1 kg इसको 1000 ग्राम्स लिखा, 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम इज 1000, सो 10 टू द पावर 3 फॉर दैट 10 टू द पावर 2, और 1 सेकंड कट गया इंटू 1 लिख दो या कुछ मत लिखो चलेगा। सो बेसिकली कितना आ गया 10 टू द पावर 5, मतलब, और सीजीएस में इसको कहते हैं 1 डाइन, 1 डाइन, ठीक है, 1 डाइन आई थिंक क्या शायद यही होता है, ठीक है, 1 डाइन सेम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ। सो 1 डाइन, ठीक है, 1 डाइन इज व्हाट 10 टू मतलब 1 न्यूटन इज 10 टू द पावर 5 टाइम्स, क्यों 1 न्यूटन बाय डिवाइडेड बाय 1 सीजीएस था ना, और इसकी वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर 5 भाई, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द 5 इनटू 1 सीजीएस। सीजीएस में क्या होती है 1 डाइन होती है, मतलब बेसिकली अपन ने क्या निकाला, कंफ्यूज मत होना, बेसिकली कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कर रहे हैं, मतलब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, ठीक है, मतलब अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है ना, क्योंकि आप देखो बहुत सारी चीजें यार, एक दो इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या होता है, सन का मास क्या होता है, मास ऑफ सन, ठीक है, तो मतलब ये अलग अलग चीजें हैं, तो ये कितनी ज्यादा, मतलब अगर अपन इनके लिए एक यूनिट नहीं यूज कर सकते। बेसिकली आपको बताऊंगा, अगर मान लो आपको अगर कोई दोस्त अपना बोल दे कि मेरा घर मतलब मेरी जगह से, मतलब स्कूल से मेरा घर लेट से 1 लाख मिलीमीटर है, ठीक है, लेट से वो ऐसा बोलता है, या 10 लाख हो गया ना, 1 10 100,000 10,000 lakhs, हाँ 10 lakhs हो गया, ठीक है, बेसिकली सो 10 लाख मिलीमीटर से उसने बोल दिया। सो यू डोंट हैव एनी आइडिया कि वो क्या बात कर रहा है, तो इसीलिए किलोमीटर आया भाई। अगर वो इसकी जगह ये बोलते, मतलब सेम चीज नहीं यूज कर रहा हूं मैं, बट बोल देता है कि मेरा घर यहाँ से 3.6 किलोमीटर है, सो यू गेट अ फेयर आइडिया कि चीज क्या है। तो मिलीमीटर तो था ही मेरे पास, आपने किलोमीटर क्यों लाया,
क्योंकि टू गेट द फील ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, मतलब अलग अलग चीजें मेजर करने के लिए हैं। आप एक चींटी का साइज मेजर करते हो, एक हाथी का साइज मेजर करते हो, तो उनके लिए हम सेम यूनिट्स नहीं यूज कर सकते। हाँ, सेम फिजिकल क्वांटिटी है, मास ही है, मतलब मास ही मेजर कर रहे हैं, बट यूनिट्स उनके लिए क्या डिफरेंट रखेंगे, ताकि अपन को डेली रूटीन लाइफ में बेटर तरीके से वो चीजें फील हो सके। ऑलराइट, सो वी गॉट इट। सो यही सीजीएस क्यों आता है, डाइन क्यों इंट्रोड्यूस किया जब न्यूटन था, तो उसका मतलब यही होता है, जहां बहुत छोटा फोर्स लग रहा है वहां अपन डाइन यूज करेंगे, जहां ठीक ठाक फोर्स लग रहा है वहां अपन न्यूटन यूज करेंगे। ठीक है, सो इस कारण से ये चीजें डेवलप हुई हैं, और कभी कभी हमको जरूरत पड़ जाती है जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेसिकली एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब किलोमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तब क्या करें, तब अपन डायमेंशंस का यूज कर सकते हैं। तो मतलब जिस भी क्वांटिटी का यूनिट चेंज करना है अपन को, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, और मतलब उसका SI यूनिट में लिख लो, जैसे 1 kg मीटर सेकंड स्क्वायर, और मतलब जिस अपन को जिस फॉर्मेट में पूछा हो वो लिख लो, दोनों को डिवाइड करो, जो आता है वही हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करो, मतलब बेसिकली रेशियो निकाल रहे हैं यूनिट्स के बीच में। जैसे 1 मीटर, जैसे अभी अपन से पूछे कोई 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर कितना होगा, व्हाट इज द आंसर, दिस इज 100। अपन डेली रूटीन लाइफ में यूज करते हैं यार, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर्स, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर्स। अब 1 सेंटीमीटर को अपन ने अगर 1 mm किया तो ये कितना होगा 10, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज 110 mm। तो ये चीजें हैं, बेसिकली यही चीज यहाँ भी हुई है। थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है क्योंकि थोड़ी ज्यादा चीजें, थोड़ी ज्यादा बेस यूनिट्स हैं, केजी भी है, मीटर भी है, सेकंड भी है, यहाँ सिर्फ मीटर था इसलिए आपको सिंपल लग रहा था। ठीक है, सो या ये चीज हो गई डायमेंशंस का एक और यूज। ये दोनों यूज रह गए थे, मैंने सोचा इसको भी कवर कर लेते हैं, ताकि कभी क्वेश्चन आए तो आप सर को कुछ मत बोलो कि भाई ऐसी दिक्कत आ गई है और मुझे पढ़ा ही नहीं गया। फिजिक्स तो पढ़ ली, रोटेशन भी पढ़ लिया, मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ ली, और काइनेमेटिक्स वगैरह मैकेनिक्स वगैरह सब कुछ हो गया, और यहाँ यूनिट्स में लटक गए। ठीक है, तो पेपर में ऐसा हो सकता है, तो ये सारी चीजें जान लो एक बार। इनकी इन डेप्थ एनालिसिस करनी है तो क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करो, जितने क्वेश्चंस करोगे उतनी ज्यादा ये चीजें समझ आ जाएंगी। जितने क्वेश्चंस नहीं, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चंस करने हैं चीजों पे, आप सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चंस कर लो, अच्छे क्वेश्चंस 3 से 4, मतलब ठीक ठाक, उसमें एम भी हो, एल भी हो, टी भी हो, टेम्परेचर भी हो सकता है। ठीक है, तो वो चीजें रहेंगी, तो आप 3 से 4 क्वेश्चन कर लोगे तो दे आर इनफ फॉर यू टू क्लियर ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। ओके, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा इस चीज में, मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस चीज में। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा ये चीजें, क्योंकि काफी एम है, स्क्वायर है, फिर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। सो ये चीज थोड़ी सी आपको हो सकता है कि आपको एक बेहतर तरीके से समझ ना आ रही हो, बट विद प्रैक्टिस आपको ये चीज बहुत अच्छे से आ जाएगी और आप इसको एकदम एक स्टेप में करने लग जाओगे। ठीक है, सो डोंट वरी, ओके, आई एम हियर। अब हम बात करेंगे ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड की। एक नया कॉन्सेप्ट है, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। समझ आ रहा है ये क्या, ऑर्डर्स ऑफ व्हाट, मैग्नीट्यूड, मतलब किसी भी मैग्नीट्यूड का एक ऑर्डर निकालना। दिस इज बेसिकली पावर ऑफ 10 व्हेन एक्सप्रेस्ड, पावर ऑफ 10, this is the power of 10 when any physical quantity, आप एक बार मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो। ठीक है, any physical quantity is measured, is expressed, basically is expressed को exp लिख रहा हूं, in form of a into 10 to the power b, where बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन लिख दिया ना इस छोटी सी चीज के लिए, बहुत छोटे शब्दों में इसको समझा दूंगा आपको। अब अभी नोट डाउन कर लो, वेयर a इज ये। ठीक है, एक बार आप नोट डाउन कर लो इसको। सो ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज बेसिकली द पावर ऑफ 10 व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a to the 10 power b, where a is this। बेसिकली ये नहीं होता है, मतलब दिस इज नॉट द राइट डेफिनेशन राइट नाउ। ऑर्डर्स की डेफिनेशन अलग होती है, बट आप अभी के लिए जान लो कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे a जो होता है वो 1 से 10 के बीच में होता है। तो इससे आपको क्या होता है, सहूलियत होती है। बेसिकली इट्स इजी फॉर अस टू
लुक आफ्टर दैट क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड गेस करना आसान बन जाता है हमारे लिए, ठीक है। सो अब अपन बात करेंगे कि ऑर्डर्स एक्चुअली क्या होते हैं। दिस इज नॉट ऑर्डर्स, बेसिकली ऑर्डर्स क्या होते हैं वो बताता हूँ। इसी यहीं से निकलता है ऑर्डर। ऑर्डर किसी भी क्वांटिटी का, अपन को कोई भी वैल्यू दे दी है फिजिकल क्वांटिटी की, उसका ऑर्डर बताना पड़ गया अपन को, तो यहीं से निकालेंगे। बट उसमें एक के ऊपर कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, वो कंडीशंस अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। या ऑलराइट। उसके बाद अपन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेसिकली। लेट्स वी हैव हाइड्रोजन एटम एंड वी हैव दिस। ऑलराइट, टू ड्रॉ फॉर 1 to 5 आइडिया ऑफ 1 में अराउंड द नंबर 8 1, ठीक है। ऑलराइट, गॉट इट। आपको बेसिकली मैं सब चीज़ें देख रहा हूँ कहीं से, मतलब रेफरेंस ले रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें एक ऑर्डर में समझ आए और आपको ऐसा नहीं लगे कि कुछ चीज़ पहले बता दी और कुछ चीज़ें बाद में पता लग रही हैं, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली अपन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a into 10 to the power b, where a is from let's say a is from 1 to 10, ओके। या फिर बेसिकली बोल सकते हैं a is from 0 to 10, sorry, it's let's have a look at it, just a second, where a is from 1 to 10 होता है, got it, yeah 1 to 10, ठीक है। सो अभी एक ऐसा एक्सप्रेशन है, तो इसमें एक मतलब क्या सर क्या बता रहे हो, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है। बेसिकली किसी भी चीज को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। आपको अगर कोई बोल दे 983.9831486 kg, ठीक है। सो आपको कुछ पता लग रहा है, मतलब आपको अजीब सा लग रहा है, लाइक व्हाई नॉट बेटर वे टू रिप्रेजेंट दिस थिंग। यही सेम चीज रिप्रेजेंट करेंगे, बट आपको किसी एक बेटर तरीके से। सो बेसिकली क्या करेंगे, या तो इसको एक फिर राउंड ऑफ करने का भी तरीका आ जाता है कि राउंड ऑफ का तरीका भी आता है, वो अपन बाद में सीखेंगे, या फिर अपन अभी भी सीख सकते हैं राउंड ऑफ कैसे करते हैं, वो मैं बता दूं क्लास में। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 9.831486 into 10 to the power what 1 2 3 4 5 6 kgs। अब देखो कितना आसान हो गया ना, मतलब बेसिकली 983 ऐसा लिख दिया तो 9.83 लिख दिया। अब बेसिकली ये चीजें जो है आप भूल सकते हो एक बार के लिए, मतलब आप इतना याद रख लो कि 9.8 into 10 to the power 6 kgs, ऐसा कुछ तो था, ठीक है। आपको डेटा याद रखना है किसी चीज के लिए, ठीक है, कुछ भी याद रखना है तो आपको बस इतना याद रखना है कि 9.83 था into 10 to the power 6 था। आपको इतना बड़ा डिजिट याद नहीं रखना, हो सकता है कि यहाँ 4-5 डिजिट्स और हो, तो आपको वो चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है उतनी अच्छे से, जितने अच्छे से आपको ये चीजें याद रखने की जरूरत, ताकि आप मतलब बेसिकली ये जो क्वांटिटी है, ये इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड सोचो क्या है इसका मैग्नीट्यूड है 9.83। अब देखो 9.83 है तो इसको मैं 10 के आसपास लिख सकता हूं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 10 टू द पावर 7 के आसपास आएगा, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 7 हो गया है, ठीक है। 10 टू द पावर 7 मैग्नीट्यूड की क्वांटिटी है। 10 टू द पावर 7 क्यों नहीं सर, 10 टू द पावर 6 क्यों नहीं, क्योंकि 9.83 ना जस्ट क्लोज टू 10 है। अगर यही हमारे पास 1.83 into 1486 into 10 to the power 6 kgs होता, यही सेम चीज, मतलब हो सकता है दूसरे एग्जांपल में 1.83 होता 9.83 जगह, तो अपन इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं 6 है, 10 to the power 6 होता है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाता अपने पास क्या 6, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये 10 से छोटा है, मतलब बेसिकली 10 to the power 6 मैग्नीट्यूड का है, मतलब 10 to the power 6 के आसपास जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं उनके आसपास है, क्योंकि ये 1.83 है तो इसको अपन 1 लिख देंगे, ठीक है। सो ये चीजें होती हैं ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। बेसिकली मैं बता दे रहा हूं, इस ये जो याद रखना, इसके बाद आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, ये चीजें बता दे रहा हूं। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो एनी क्वांटिटी, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज जो यूनिवर्स में होती हैं, कि एक इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगता है न्यूट्रॉन का चक्कर लगाने में, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसको कितना टाइम लगता है,
या फिर अर्थ को कितना टाइम लगता है, अर्थ को कितना टाइम लगता है अराउंड सन के अराउंड रिवोल्यूशन लगाने में। अगर आप उनको सेकंड्स में, और इन दोनों क्वांटिटीज को सिर्फ अपने पास मान लो सेकंड्स हैं, ठीक है, बेस यूनिट ही है, तो इन दोनों चीजों को अगर अपन बेस यूनिट से मेजर करने जाएंगे तो अपना मतलब अपना काफी नुकसान है यार, पता नहीं लगेगा लोगों को। मतलब अर्थ कितना दिन लेती है, 365 डेज लेती है, 365.25 डेज। अब इसको अपन सेकंड्स में अगर कोई बोले हमको तो कितनी बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी, अपन को समझ नहीं आएगा क्या बात कर रहा है। और अगर अपन इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लेता है, इलेक्ट्रॉन कुछ नैनो से कुछ भी मतलब नॉट द प्रिसाइज टाइम बट 1 सेकंड से बहुत बहुत कम टाइम लेता है, तो अपन अगर उसको सेकंड में करने जाएंगे तो 0.0000 ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। सो ये दोनों सेकंड्स, ये दोनों चीज फिजिबल नहीं है, तो इसको फिजिबल करने के लिए अपन को ये यूज करना पड़ेगा 10⁻⁵ और अपन ने वही नैनो, माइक्रो, हेक्सा वो सारी चीजें सब रखी थी, तो अपन ने इसको भी और इजी बनाने के लिए 10⁻ बोलने की जगह अपन हेक्सा, माइक्रो, मिली, डेसीमीटर या फिर समझ रहे हो नैनोमीटर्स, पिकोमीटर्स, ये सारी चीजें बोल सकते हैं। सो चीजों को इजी बनाने के लिए, ठीक है, बेसिकली ताकि आपको सुनने में सही लगे और मुझे बताने में भी आपको ज्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। कोई फिजिकल क्वांटिटी मैंने मेजर करके आया और मैं उसको एक ही यूनिट्स यूज कर रहा हूं तो दिक्कत आ जाएगी काफी, ठीक है, तो इसलिए चीजें बनाई गई। अब a × 10⁻b है वेयर a इज फ्रॉम 1 to 10, a इज फ्रॉम 1 to 10। अब देखो दो कंडीशंस बनती हैं, एक कंडीशन ये तो हो सकती है कि a इज लेस देन 5, a इज लेस देन 5। अब लेस देन और इक्वल टू है वो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं, ठीक है, हाँ इक्वल टू है, ठीक है। अगर a इसके बीच में होता है तब उसका कुछ और केस लगेगा, और a अगर ग्रेटर देन 5 है बट लेस देन 10 है, मतलब बेसिकली ग्रेटर देन 5 होगा तो a तो 1 से 10 के बीच में है, तो 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है, बेसिकली आप ये देख लो, ठीक है। तो उस केस में मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो मान लो कोई भी क्वांटिटी a × 10⁻b के फॉर्म में रिप्रेजेंट है और पहला केस आता है वेयर a इज फ्रॉम 1 to 5, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर वो हो जाएगा किसके बराबर, b के बराबर। एक केस 1। इस वाले केस में क्या होगा, इसमें a को देखो, a क्या है, a बड़ा है थोड़ा, 5 से 10 के बीच में है, ये 9 के आसपास भी हो सकता है, तो काफी क्लोज है वो 10⁻b को 1 से बढ़ाने के लिए, मतलब उसका जो ऑर्डर जा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड जो जा रहा है 10⁻b+1 की तरफ ज्यादा है, ठीक है। सो अपन बात करेंगे तो इस केस में क्या ऑर्डर जो हो जाएगा अपने पास वो हो जाएगा b+1। कुछ एग्जांपल से आप समझते हैं, मतलब आप समझो ना, काफी ऑब्वियस सी चीज है कि a पे डिपेंड करता है कि उसका ऑर्डर क्या होगा अगर इस फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर दिया तब। लेट्स टेक एन एग्जांपल देन यू गेट टू नो दिस। एक बार इसको नोट डाउन कर लो तब मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है जहां पे a 1 से 10 के बीच में रहता है, अपन किसी भी चीज को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेयर a इज फ्रॉम 1 to 10 and b is like this, ठीक है, b is any integer, okay, so yeah a is from this, order इसका b हो गया। a अगर 5 से 10 के बीच में, मतलब a ज्यादा हुआ तो b में एक ऐड कर देना है, बस इतना याद रखो, मतलब a 5 से ज्यादा हुआ तो b में ऐड करना है, ठीक है। सो ये क्यों ऐड करना, मतलब एक रटने के लिए तो रट सकते हो, बट अगर एक बार समझ गए तो रटने की जरूरत नहीं है इस चीज को, ठीक है। पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, सो ये चीज क्यों है, ऐसा क्यों बना दिया गया, इसलिए बताता हूँ। मान लो लेट से अपने पास 3 क्वांटिटीज हैं, ठीक है, 3 क्वांटिटीज हैं, ठीक है। मान लो आपके किसी दोस्त के पास पैसा है कुछ, ठीक है, और आपको देना चाहता है, बट आपको बोलता है कि आकाश तुमको अगर ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट पता है ना ढंग से तो तुम्हारा फायदा है, नहीं तो तुम्हारा नुकसान है। तो मैं सोचूंगा ये क्यों बोल रहा है, लेट्स ट्राई। मान लो उसके पास है 1.23 × 10⁻6 रुपीज, मान लेते हैं इतना पैसा है। दूसरे केस में दूसरा दोस्त आया, उसने बोला, ठीक है, उसने बोला कि मान लो उसके पास है 9.81 × 10⁻6 रुपीज, ठीक है। तीसरा दोस्त आया, उसने बोला कि उसके पास कितना है 3.27 × 10⁻6 रुपीज, ठीक है। अब उसने बोला कि आकाश तुमने अगर इसके इन तीनों के ऑर्डर्स बता दिए ना और तीनों सही बताए तो तुमको मतलब पैसे मिल जाएंगे। मतलब बेसिकली क्या होगा कि ये तीनों अपने पैसे दे देंगे, अगर जिन तीनों का आंसर तुमने सही बताया ना वो तीनों अपने पैसे आपको दे देंगे।
और किसी का भी गलत बता दिया तो वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे, वो दोस्त आपको अपना पैसा नहीं देगा। ठीक है, दे रहा है पैसा, मान लो कोई भी एक सिचुएशन आ गई है। अब उसने पूछा कि चलो इस पे आते हैं, आकाश तुम इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या फिर ऑर्डर बताओ इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजर की गई है। तो तुम इसका बोलोगे कि देखो यार ये ए है इंटू 10 पावर बी के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, ठीक है, सब कुछ सही है। और जब अपना ए है वो क्या है, वो 1 से 5 के बीच में है, 1 से 5 के बीच में, मतलब जो बी ही हो जाता है उसका मैग्नीट्यूड। तो आपने बोल दिया ला बेटा ये होता है 6। ठीक है, ये दोस्त मतलब थोड़ा दुखी हो गया क्योंकि उसके पास से पैसे जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके पास आता है, अब तुम कॉन्फिडेंट हो, यू आर लाइक यस आई कैन डू इट, आई रिमेंबर द कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके सो अब इसके पास आते हो, अरे ये 9.81, ठीक है 5 से ज्यादा है, 5 से 10 के बीच में है, बी इतना है, बी से 1 बढ़ा दो, 6 से 1 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 7। तू भी ला पैसा, उससे भी पैसा ले लिया तुमने। अब इसका तुमने आंख बंद करके बोला कि इसका मैग्नीट्यूड है 6, 6 7 6। ठीक है, हो गया अपने पास कितने पैसे आ गए देख रहे हो, इतने सारे पैसे आ गए एक बार में, एक कॉन्सेप्ट सीख के। तो इट वाज जस्ट एन एग्जांपल टू गेट यू अ फील कि कैसे अपन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए समझ जाओ। हाँ चलो एक और थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देता हूँ आपको, तो उससे आपको ना थोड़ा सा मजा आएगा। अगर अब एक क्वेश्चन देता हूँ, अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया तो आप समझ लो कि आपको सारे पैसे मिल चुके हैं, नहीं तो फिर वो सारे दोस्त आएंगे और आपसे उनके पैसे ले जाएंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा डर जाओ। डर क्यों जाओ, क्योंकि थोड़ा सा फंसाने वाला हूँ। ठीक है, मान लो एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ये है कि 0.98 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, सेकेंड्स मान लो या रुपीज ही मान लेते हैं। ठीक है, अब एक दोस्त आया, तीनों ने बोला कि यार हमारा तो भारी नुकसान हो गया। ठीक है, एक और स्टोरी बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, उन्होंने बोला हमारा तो भारी नुकसान हो गया, इसको कुछ ना टफ सा क्वेश्चन देते हैं, मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन तो ना जो इसमें फंस जाए और हमारे पैसे वापस आ जाए। ठीक है, तो तीनों दोस्त जाते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं, फिर पता करते हैं कि भाई चलो ठीक है ये क्वेश्चन दे के देते हैं। तो उन्होंने बोला आकाश आओ और आप ये बताओ कि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। अगर आपने बता दिया तो ठीक है, आप सारे पैसे रख सकते हो, नहीं बताया तो आप तीनों को पैसे वापस कर दो। सो पॉज करो और पता करो आपको पैसे मिलते हैं या नहीं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, मैं तो ले जाऊंगा। ठीक है, सो ठीक है, आपका आंसर आ चुका होगा अब तक। ठीक है, लेट्स ट्राई। तो 0.98 मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था a इंटू 10 टू द पावर b के फॉर्म में होना चाहिए, और a कहां से कहां के बीच में होना चाहिए, यहां याद करो, a होना चाहिए 1 से, बेसिकली a शुड बी फ्रॉम 1 टू 10। यहां पे ये क्या है 0.98, इसको ये तो 1 से 10 के बीच में है नहीं, ये तो 1 से भी छोटा है, तो इसको भाई क्या करें, इसको 1 से 10 के बीच में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक चीज कर सकते हैं, इसी सेम चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं 9.8 इंटू 10 टू द पावर 8, क्योंकि 10 मैंने उधार ले लिया, इसको 1 से 10 के बीच में लाने के लिए। ठीक है, अब रुपीज। अब सोचो ये क्वेश्चन होता तो तुम तुरंत बोल देते इसका तो 9 है मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा 9। ठीक है, क्योंकि 9.8 टू 10 टू पावर b है और a क्या है अपना 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा होगा तो b में एक ऐड कर देंगे तो 9 हो गया मैग्नीट्यूड इसका, या ऑर्डर जो भी बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, 9 इसका ऑर्डर हो गया। सो मैंने सारे पैसे रख लिए, अब आपके आंसर पे डिपेंड करता है कि आपको कितने पैसे मिले। ठीक है, सो चीजें एक बार देख लो ध्यान से, ये चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, नोट डाउन कर सकते हो तो कर लो, खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, मत करो नोट डाउन, तो ये चीजें। ओके, सो वी आर मोस्टली मतलब बेसिकली इस चैप्टर को अब अगले 5-6 मिनट में खत्म करने वाले हैं, मतलब बेसिकली एंड में आ चुके हैं एकदम। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस का आपको लगभग सारा कॉन्सेप्ट पता हो गया है। राउंड ऑफ वगैरह कैसे करते हैं वो भी किसी वीडियो में मैं या फिर इसी वीडियो में आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। ठीक है, फिर अगली वीडियो में उसके लिए एक अलग से 10-15 मिनट की एक अलग से वीडियो बना लेंगे राउंड ऑफ पे, क्योंकि इसमें भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, मतलब 0.58 को राउंड ऑफ करना है तो क्या होगा, मतलब 0.25 को राउंड ऑफ करोगे तो क्या बनेगा, 0.35 को राउंड ऑफ करोगे तो क्या होगा। ठीक है, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, तो ये चीजें होंगी, तो इसे बोलोगे तो मतलब बेसिकली मतलब कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो कुछ रूल्स होते हैं वो याद रख लो, थोड़े क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको बहुत आसानी से
वो चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड। एक स्ट्रक्चर है, मतलब कि आपने अभी तक तो आप समझ गए होंगे ना, चीजें बनाई गई हैं, माइक्रोमीटर बनाया गया है, नैनोमीटर्स बनाया गया है, उधर जाते हैं हेक्सा, ठीक है, टेरा टेरा चीजें बनाई गई हैं, टेरा मीटर्स, ये सारी चीजें बनाई गई हैं। तो ये क्यों बनाई गई है? 10⁻12 तक, मतलब चीजें कहाँ से कहाँ तक जाती है? 10⁻−15 से लगभग लेके कहाँ तक जाती हैं? 0 यहाँ हो गया अपने पास, 10⁻15 तक जाती है। मतलब इतना वास्ट यूनिवर्स है अपना, मतलब सब चीजें कितनी कनेक्टेड है, समझ रहे हो? मतलब पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स कितनी कनेक्टेड है। सो बेसिकली यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी है। पहले तो ये माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ही होते हैं। अभी तो बहुत सारी चीजें बना दी गई हैं, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स बन गए हैं, मतलब मोर देन 100, लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे ना, मोर देन 100 पार्टिकल्स अभी तक इन्वेंट हो चुके हैं। पार्टिकल्स, ओके, ठीक है। सो अभी ऐसा माना जा रहा है कि ना, मतलब पहले तो क्या स्टार्ट किया जाता था कि चलो लेट्स फाइंड आउट द कोर एंटिटी ऑफ हाउ दिस वर्ल्ड इज फॉर्म्ड, मतलब कोर एंटिटी क्या है। तो लोग पहुंचे, एटम पे पहुंचे, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में टूट गया, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी बहुत सारी चीजों में टूट गया। तो अभी ऐसा माना जाता है कि देयर इज नो इंडिविजुअल पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स, मतलब ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है जिसको डिवाइड ना किया जा सके। मतलब हर चीज को डिवाइड कर, मतलब बस अपन को उस लिमिट तक पहुंचना है। मतलब अभी 100 है, तो हो सकता है कुछ टाइम में अपन 1000 तक पहुंच जाए, इसमें टाइम, काफी टाइम लगेगा, बट हो सकता है कि उन 100 से अपन 1000 पार्टिकल्स पहुंच जाए, मतलब उनसे भी छोटे पार्टिकल्स पर अपन पहुंच रहे हैं। तो अपन ने ये कंक्लूड कर लिया है, अभी तक के लिए कदम से ले लिया है कि नो पार्टिकल इज इंडिविजुअल, there is always something which is inside that particle which you found and thought it is individual, okay, मतलब इसको डिवाइड नहीं, इंडिविजुअल, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये चीजें हैं इतनी, मतलब इतना भयंकर चीज है, मतलब छोटी से छोटी चीज को लेके अपनी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, अपनी गैलेक्सी है। उसके बाद फिर मतलब बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम है उसके अंदर, और फिर इन गैलेक्सीज से बहुत सारी गैलेक्सीज होगी एक यूनिवर्स बनाती हैं, फिर इतने सारे मल्टी यूनिवर्स हैं, सारी चीजें हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो उनको करने के लिए अपन को ये पावर वाला चीज चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं यूज करेंगे तो अपन को बहुत बड़े बड़े नंबर्स लिखने पड़ेंगे, जिससे ये व्हाइट बोर्ड भी अपना मतलब फील हो जाएगा और चीजें अपन एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इस कारण से ये चीजें बनी हैं, ठीक है। तो मतलब द वर्ल्ड इज वेरी कनेक्टेड, मतलब हर चीज कनेक्टेड है। मतलब आप समझ लो, जो सन है उसका भी जो बेसिक चीज है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये जो डस्टर है, ये जो अपन लिख रहे हैं, ये व्हाइट बोर्ड है, इसका भी जो मेजर मतलब अपन तोड़ते तोड़ते जाएंगे चीजों को, ठीक है, ब्रेक डाउन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक पहुंचेंगे। और उसके बाद ही बहुत चीजें हैं, मतलब कि सारी चीजें ना लगभग उनका जो कोर चीज है ना वो सेम है, ऐसा समझ आता है, ऐसा फील आता है, ठीक है। तो बस ऐसा एक assumption, मतलब ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग दे दी कि चीजें कितनी कनेक्टेड हैं, ठीक है, सारी चीजें, सब कुछ। तो आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि एक ह्यूमन आई, वन ह्यूमन आई, ऐसा बोला जाता है ना, वन ह्यूमन आई, ठीक है, एक ऐसा एक्स्ट्रा एड ऑन कॉन्सेप्ट है, एड ऑन कॉन्सेप्ट नहीं, एड ऑन नॉलेज है। वन ह्यूमन आई कैन सी टू व्हाट डिस्टेंस, मतलब कितनी डिस्टेंस तक मैक्सिमम दिख सकती है, ठीक है। सो ऐसा बोला जाता है कि आपको बोलते हैं कि इन्फिनिट या इन्फिनिटी तक देख सकती है वो, ठीक है। सो ऐसा नहीं है, क्योंकि अपन के पास मान लो एक सोर्स है, लाइट सोर्स है, ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, ऐड ऑन है, अगर आपको समझना है तो समझो, और अगर आपको वीडियो पॉज करके वीडियो बंद करके जाना है तो जा सकते हो, ठीक है। सो लाइट सोर्स है, अब इसके थ्रू लाइट आती है, ठीक है, हमारी आंखों तक पहुंची, ये हमारी आंखें हैं मान लेता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ तो है, ठीक है, ये हमारी आंखें हैं और ये कोई लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट्स आ रही हैं और ये चीजें आ रही हैं। तो मान लेते हैं कि ये कुछ बहुत दूर है, मतलब मान लेते हैं 100 लाइट ईयर्स। अब लाइट ईयर्स सर क्या होता है, ये चीज कहां से आ गई? 1 लाइट ईयर इज बेसिकली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, दैट्स इट। मतलब जितने लाइट x लाइट ईयर्स, मतलब x ईयर्स लगेंगे लाइट को वहां उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 100 लाइट ईयर्स दूर है ये सोर्स, ये लाइट सोर्स आपसे, तो इसको 100 ईयर्स लगे होंगे ट्रेवल करने में। मतलब मान लेते हैं कि 2000 मतलब मान लेते हैं कि 9, लेट्स अज्यूम कि 1800, अगर 1800 BC या फिर 1800 मतलब एडी बोल देते हैं, 1800 में ये जो है 1800 में चला होगा, तो अपन को 1900 ईयर में, 1900 सेंचुरी में आपको जाके ये दिखेगा। मतलब जो आप अभी देख रहे हो
वो जो आप 1900 में देख रहे हो, 1900 वाली ईयर में, वो अपन को 1800 में बना है, यहाँ से चला है वो। तो 100 साल लग गए, मतलब जितने साल दूर रहेगा उतने साल। तो इससे मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, अगर आपको बोलता हूँ कि जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स की जो एज अभी तक बताई जा रही है दैट इज अराउंड 13.6 बिलियन ईयर्स, 13.6 बिलियन, ठीक है, या 13.6 बिलियन ईयर्स। अब ये कितना होता है आपको फील नहीं होगी, बट अगर मैं इसको सिर्फ ईयर्स में लिखता ना, बिलियन हटा देता, तो आपको पूरा बोर्ड भर जाता लगभग, ठीक है। अगर एक अच्छे से एग्जैक्ट टर्म्स में लिखता तो पूरा बोर्ड जाता। सो यूनिवर्स का जो एज है 13.6 बिलियन ईयर्स है। तो अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मतलब यूनिवर्स जब पहली चीज आई होगी, कोई भी पहली चीज, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लिविंग बीइंग्स, बट कोई भी चीज पहली बनी होगी तो वो इतने साल पहले बनी है। सो आप कितनी दूर तक देख सकते हो, ये क्वेश्चन है मेरा। और मैंने बोल दिया कि 100 लाइट ईयर्स होता है, ये नॉर्मल है, मतलब आप पॉज कर लो, सोच लो, फिर मैं इसका आंसर बता देता हूँ जल्दी से, आपको उतना सोचने का मौका नहीं दूंगा, ठीक है। ऐसे ही बता दिया, इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, जस्ट एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, आप जान लो। तो एक ह्यूमन है बेसिकली 13.6 बिलियन ईयर्स के बियॉन्ड देख ही नहीं सकती। क्यों नहीं देख सकती? पॉसिबल है, ऑब्वियसली पॉसिबल है, ये तो 20 बिलियन ईयर्स तक जा सकती है, बट 13.6 बिलियन ईयर्स के बियॉन्ड नहीं देख सकती। क्यों? क्योंकि अगर इसके बियॉन्ड गई, मान लेते हैं कि ह्यूमन आई कैन व्यू 15 बिलियन ईयर्स, ठीक है, अभी के लिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है 15 बिलियन ईयर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 15 बिलियन ईयर्स तक देख सकती है। इसका मतलब जो देखने का मतलब क्या है कि आपको किसी सोर्स से, कहीं से लाइट आ रही है आपकी आंखों में, रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर ओरिजिन मतलब डायरेक्ट सोर्स से ही आ रही है। तो 15 बिलियन ईयर्स का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको कोई एक सोर्स है, या फिर कहीं से भी लाइट आपको 15 बिलियन ईयर्स, मतलब 15 बिलियन से अगर उसकी डिस्टेंस है 15 बिलियन लाइट ईयर्स दूर से आ रही है वो लाइट, क्योंकि 15 बिलियन बेसिकली कितनी दूर से, सॉरी यहाँ पे लाइट ईयर्स लिखना भूल गया, मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक है, यहाँ लाइट ईयर्स, बेसिकली मैं टाइम और डिस्टेंस को मिक्स कर दिया, ठीक है। सो 13.6 बिलियन लाइट ईयर्स या 15 बिलियन लाइट ईयर्स से अगर वो लाइट आ रही है तो मतलब उसको 15 बिलियन लाइट ईयर्स टाइम लगेगा। एक मिनट, all right, let me make a correction। मैं शायद यहाँ पे कोई गलती कर रहा हूँ। हाँ, 15 बिलियन लाइट ईयर्स इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो 15 बिलियन लाइट ईयर दूर से आ रही है। अब मैंने क्या बोला, अगर वो 15 बिलियन लाइट ईयर दूर से अभी आपको दिखी, अगर आपने देखा उसको, मतलब वो 15 बिलियन ईयर्स पहले चली होगी। और मैंने यहाँ बोला है कि कोई भी एक नोन जो पार्टिकल या फिर नोन जो चीज है, जो सब्सटेंस है, जो यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि 13.6 बिलियन ईयर्स, ठीक है। तो अब 15 बिलियन ईयर्स पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब ये असम्पशन रॉन्ग है, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया मैंने अपने स्टेटमेंट को, ठीक है। तो इसका मतलब है अपन अभी जो मैक्सिमम डिस्टेंस देख सकते हैं वो देख सकते हैं 13.6 बिलियन लाइट ईयर्स, उसके बियॉन्ड देख नहीं सकते, क्योंकि लाइट वो अगर उतनी दूर से आ ही नहीं, अपने पास पहुंचेगी ही नहीं। मतलब हो सकता है अभी आप उनको कुछ बिलियन ईयर्स रुकने पड़ेंगे तब वो लाइट आपके पास आएगी। मतलब हर ईयर के पास होते ही अपना जो विजन का जो लिमिट है वो बढ़ता जा रहा है। अभी मैंने क्यों बोला, सोच के देखो, कैसे सोचो वो बता, मतलब ठीक है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं यूज करते अपन, बेसिकली वेस्ट नहीं बोलूंगा, यूज ही कर रहा हूँ। मान लो आप इस साल x लाइट ईयर्स देख सकते थे, तो अगले साल आप कितना देख पाओगे? x+1 लाइट ईयर्स दूर वाली चीज है, उसके बाद x+2 लाइट ईयर्स, ऐसे बढ़ता जाएगा। मतलब हर साल आपकी जो आई की विजन है वो बढ़ती जा रही है, ऐसा मान सकते हैं। मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बायोलॉजिकली आपकी आईज कितनी भी डिस्टेंस को देख सकती है, कितनी भी ज्यादा दूर चीजों को, ठीक है। सो इट डज नॉट मैटर दैट मच, ठीक है। अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल कर दिया तो लाइट में बायोलॉजिकल ऐसा कुछ फिनोमेना नहीं है जो आपको किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद आपको बोलेगी इट कैन नॉट सी बियॉन्ड दैट डिस्टेंस, सो देयर इज नो बायोलॉजिकल लिमिट ऑन दैट। So yeah, that's it for this video. So we wrapped up the topic units and dimensions. So from the next lecture
ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक स्केलर्स एंड वेक्टर्स। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो उस चीज़ पे हम काफ़ी काम करेंगे, काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, काफ़ी नई नई चीज़ें आएंगी। तो आप डरना मत, थोड़ी मैथ्स भी आएगी। सो या लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड विल बी गोइंग विद दिस लेक्चर। मतलब हम वी आर डन विद दिस लेक्चर, दिस चैप्टर, एंड विल स्टार्ट फ्रॉम स्केलर्स एंड वेक्टर्स फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। या थैंक यू।